निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सामान्य विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज हम आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में ब्लूम का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, किस तरह से माना है ब्लूम ने, उसका वर्गीकरण किया है, उसको 3 भागों में बांटा है। तीनों भागों में उद्देश्यों को स्पष्टीकरण कहा है, उनको 3 पक्ष निर्धारित करें। नंबर 1 है संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 है भावात्मक पक्ष और नंबर 3 है क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों ही पक्ष कोई भी पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं तो यह ध्यान रहे शिक्षण उद्देश्यों में कि इन तीनों पक्षों का उसमें ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। देखिए, वैसे मैंने इसको बता दिया आपको संज्ञानात्मक पक्ष में कि सबसे पहला जो इसमें होता है ज्ञान। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान है हमें जो जानकारी में है, तथ्य जो हमारे तत्व हैं उनके बारे में, उन घटनाओं के बारे में जानकारी। वैसे संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं को समावेशित किया है। दिमाग में जो पहले से उपलब्ध है उस ज्ञान को हमने ज्ञान माना है। रिकॉल यानी कोई भी बात हम उससे रिलेटेड करेंगे तो आपको यह जानकारी होगी कि हाँ, ये तो मैं जानता हूं, चाहे पूरी तरह नहीं जानता, हाँ मैंने इसको सुना है, हाँ मैंने इसको देखा है। तो ये आपकी मेमोरी में, बैक मेमोरी में रिकॉल करेगा कि हाँ कुछ मैं इसके बारे में जानता हूं। तो सबसे पहले ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो उस बारे में, उस फील्ड के बारे में कुछ समझता है, क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग से रिलेटेड हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, इसका विकास ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया। संज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी तथा विषय वस्तु के मूल्यांकन से होता है। अधिकांशतः शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्य की प्राप्ति, जो शैक्षिक क्रियाएं अधिकतर होती हैं उनकी जो प्राप्ति है वो इसी से होती है, संज्ञानात्मक पक्ष से। तो इसका पहला है ज्ञान। ज्ञान में मुख्यतः छात्रों के प्रत्यास्मरण, रिकॉल, आपको यह याद में आना चाहिए कि जो पाठ पढ़ने जा रहा है कुछ उसके हद तक आप जानते हैं, आपने उसके बारे में सुना है। तथा अभिज्ञान, उसको रिकॉग्नाइजेशन क्रियाएं तथ्यों, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों की सहायता से विकसित किया जाए। फिर उसको ज्ञान को और अधिक विकसित करने के लिए अलर्ट मोड पे आए। छात्र हेतु परंपराओं, वर्गीकरण, मानदंडों, नियमों, सिद्धांतों के प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। उसको दोबारा से जानने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, कुछ हम पहले से जाने, कुछ उसको जानने के लिए छात्र आतुर हो। ज्ञान वर्ग के पाठ्यवस्तु से भी 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, विशिष्ट तथ्यों, शब्दों का ज्ञान देना। पाठ के अंदर कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना। उपायों, साधनों, स्रोतों की पहचान का ज्ञान देना, किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, इस पाठ के विकास से क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी भी जानकारी आपके दिमाग में आपको सेटअप बैठाता है। सामान्यीकरण, नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान देना। ये 3 काम है पाठ के स्तर के अंतर्गत। छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन एवं परीक्षण सामान्यतः पुनः स्मरण प्रश्नों अथवा बहुवैकल्पिक प्रश्नों की सहायता से किया जा सकता है। हम शुरू में प्रस्तावना प्रश्न करते हैं तो उनमें हम आपको लास्ट में ये पूछते हैं कि इसके बारे में जानते हो क्या, जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चे साधारणतः उत्तर, जो कुछ प्रश्न है उनको वह दे देते हैं, और उस उत्तर का ये रहता है लास्ट में कि जो उत्तर दिया जाता है उससे ये माना जाता है कि वो इस पाठ के बारे में साधारण जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है बोध। बोध को अबोध, बोध एक ही बात है। बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा
तो बोध नहीं होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के आप सीखेंगे क्या? किसी चीज की तुलना करना, व्याख्या करना, ये सब बोध के अंतर्गत आता है। तो हम तुलना और व्याख्या कब करेंगे? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। अगर हमने साधारण रट के किसी चीज को आए हैं तो हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दूसरे के बारे में पता ही नहीं, हमने तो इसी को रटा है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बोध, जो संज्ञानात्मक पक्ष का एक हिस्सा है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जिस पाठ्यवस्तु, पाठ्यवस्तु मीन्स कंटेंट, तथ्य, शब्द, उपाय, साधन, नियम और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया है, जिनका भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान की क्षमताओं का विकास हो चुका है। यानी आपने पूरी तरह अपने दिमाग में ये सेटअप बैठा लिया है कि उसके बारे में आप जानकारी आपने जुटा ली है, स्टोर कर लिए, तो उन्हीं का अपने शब्दों में अनुवाद करना। कोई ज्ञान आपने स्टोर कर लिया, दिमाग में स्टोर हो गया, अब आपको उस जो सीखा है उसको व्याख्या करो, उसकी तुलना करो। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, व्याख्या करना और तुलना। तुलना वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसको जो तथ्य है, जो पाठ्यवस्तु है, उसके बारे में पूरी जानकारी। क्योंकि दूसरे विषय के बारे में तुलना, दूसरी विषय से तुलना, दूसरा उसी से रिलेटेड बातों को तुलना तभी करोगे जब उसके बारे में पूरी जानकारी आप दोनों के बारे में रखते हैं। बोध उद्देश्य के स्तर पर पाठ्यवस्तु की दृष्टि से बोध उद्देश्य क्रियाएं भी 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, तथ्यों, शब्दों, नियमों, साधनों, सिद्धांतों को अनुवाद करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। सबसे बड़ी बात होती है जिसका हम नाम कहते हैं, एक नाम है मौलिकता। मौलिकता कहते हैं अपने मन से जो ज्ञान सीखा है उसको फिर अपने मन से ट्रांसलेट करो। तोते की तरह मत बोलो कि जो पढ़ा है उसको ऐसे की ऐसे बोले, साहित्यिक भाषा नहीं। आपने क्या समझा है, आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको व्याख्या यानी बोध के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो अपने शब्दों में व्यक्त करना, इसी पाठ्यवस्तु की व्याख्या करना और इसी पाठ्यवस्तु की गणना तथा उल्लेख करना। उसका उल्लेख और वो एक ही बात है। नंबर 3 पर आता है प्रयोग। प्रयोग से तात्पर्य है इम्प्लीमेंट, कि इसको किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो प्रयोग में सीखे हुए ज्ञान तथा बोध की गई विषय वस्तु का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना होता है। अब जो आपने ज्ञान सीख लिया, अब जो परिस्थितियां आपको आएंगी उस ज्ञान को उसको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से उसको बच्चों को देना है, किस तरह से आप उसको काम में लेंगे। पाठ्यवस्तु में के प्रयोग उद्देश्यों के भी 3 स्तर बताए हैं। नियमों, सिद्धांतों, स्रोत, साधनों का सामान्यीकरण करना, पहले तो उसको एकदम नॉर्मली अपने हिसाब से बता देना। फिर विषय वस्तु संबंधी न्यूनताओं को जानने के लिए निदान करना, जो भी उसमें कठिनाई है विषय वस्तु के अंतर्गत कंटेंट में, उसको सामान्यीकरण करना, उसको सॉल्यूशन करना। विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में भी प्रयोग करना। एक तो साधारण परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, एक अन्य कोई परिस्थिति फंस जाए तो उसको वहां से एग्जाम्पल के तौर पे जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी कला है। इस उद्देश्य का परीक्षण भी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से हो सकता है। इसका जैसे आपने जो प्रयोग किया है उसका भी आप परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस। उपयुक्त तीनों उद्देश्यों से कुछ स्तर का उद्देश्य है, यह है उच्च स्तर का। इससे तीनों उद्देश्य ज्ञान, बोध और प्रयोग की प्राप्ति होना आवश्यक है। इसमें पाठ्यवस्तु के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों, प्रत्ययों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी विश्लेषण में इन सब का निचोड़ लिया जाता है। विषय वस्तु संबंधी तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं, विषय वस्तु संबंधी संबंधों का विश्लेषण कर रहे हैं, सिद्धांतों का विश्लेषण हो रहा है। इसके बाद है संश्लेषण। संश्लेषण में छात्रों को अनेक स्रोतों से तत्वों को निकालना होता है।
अनेक स्रोत, यानी आपको मटेरियल दे दिया, उसमें से फिर आपको अपने काम की चीजें निकालनी होती हैं। विभिन्न तत्वों को मिलाकर नया स्वरूप तैयार करना होता है और फिर उस रॉ मटेरियल से कुछ नया बनाना होता है। इससे सृजनात्मक क्षमताओं, एक तो होता है कि जो चीज आपके पास है उसमें ही आपको उसका आपने विश्लेषण किया है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आपके काम की हैं, भाई प्रयोग दिमाग में लिया। एक है संश्लेषण। संश्लेषण है कि जो चीजें आपको खुली पड़ी हैं, अब आपको उनको इकट्ठा करके कुछ नया बनाना है, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिवता। क्या नाम बताया हमने? क्रिएटिवता, यानी सृजनशीलता। वो व्यक्ति, वो वैज्ञानिक, वो ऐसा साइंटिफिक जो सोच रखता है, वह व्यक्ति अपने आप में ही यह सिद्ध कर देगा कि वो जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको उसने नया रूप क्या दिया है। तो संश्लेषण के 3 स्तर हैं। विभिन्न तत्वों संश्लेषण में संप्रेषण उत्पन्न करना, संश्लेषण की नवीन योजना प्रस्तावित करना और तत्वों के अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना। इसके बाद आता है मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा अत्यधिक उच्च उद्देश्य माना जाता है। भाई कोई भी ज्ञान आपने सीखा है, प्रैक्टिकल किया है, लास्ट में उसका क्या होना चाहिए? एवोल्यूशन, मूल्यांकन। क्योंकि बिना मूल्यांकन के आपको सही और गलत का पता ही नहीं है। आप कोई काम को कर रहे हैं और वो गलत उस पर है तो आपका टाइम पर चेकआउट होना चाहिए उसका कि हाँ भाई ये सही चल रहा है कि नहीं। तो लास्ट में है मूल्यांकन। इसमें पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आलोचना, समालोचना, यानी क्या कमियां रही, ठीक है, लेकिन अच्छे भी हैं इसमें तो कुछ बुराइयां भी हैं। उस संबंध में निर्णय लेने में आंतरिक तथा बाह्य मानदंडों को प्रयुक्त किया जाता है। पाठ्यवस्तु की दृष्टि से मूल्यांकन उद्देश्यों की क्रियाओं के 2 स्तर हैं, एक आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर और दूसरा बाह्य मानदंडों के आधार पर। एक तो जो आपने वहां रिप्रेजेंट किया उसके आधार पर हो जाएगा, एक लोगों का पढ़ाते समय लोगों के व्यूज क्या हैं वो भी आपको, या आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो वो भी आपके मूल्यांकन को काउंट होगी। तो पहला आपका जो पक्ष है उसका नाम है संज्ञानात्मक। इसके 6 जो रूप बताए हैं। और नंबर 2 पे है भावात्मक पक्ष। भावना नाम से ही है, इमोशन है। तो भावनात्मक पक्ष को ब्लूम ने और एक है क्राथब्लो और ब्लूम ने मिलकर और उनके सहयोगियों ने मिलकर 1964 ईस्वी में इन प्राप्त उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत भावात्मक पक्ष का विकास किया। कौन से सन में? 1964 में। और इससे पहले संज्ञानात्मक पक्ष का 1956 में। इस पक्ष में विशेष रूप से अभिवृत्ति, रुचि, मूल्यों, सामंजस्य के विकास से संबंधित शैक्षिक प्राप्त उद्देश्य आते हैं। इस पक्ष का संबंध मनुष्यों के हृदय तथा उसके मूल्यों से होता है। इमोशन है, ये हार्ट से ही होते हैं सारे इमोशन, विचार। इसमें भावात्मकता का अधिक होता है। यह व्यक्तिक सामाजिक समायोजन का क्षेत्र है। भाई तभी आदमी समायोजन करता है, एडजस्ट, जब वह हर चीज को दिल से जोड़ता है। इस पक्ष में शैक्षिक प्राप्त उद्देश्य 5 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, ग्रहण करना, रिसीविंग। भावात्मक पक्ष की सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र को किसी घटना के प्रति संवेदनशील होना यानी ध्यान देना आवश्यक है। इस उद्देश्य के द्वारा छात्रों में 3 प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। भाई जब तक आप अटेंशन में नहीं आओगे, जब तक आप इमोशनल नहीं होगे, सेंसिटिव नहीं होगे, तो आप किसी बात का ध्यान ही, ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। कंसंट्रेशन वाली बात है वो है। घटनाओं का विकास करना अर्थात अभिज्ञान करना, अवेयरनेस, जागरूकता। नंबर 2, घटनाओं को ग्रहण करने में तत्परता। कोई भी घटना हो रही है, कोई भी जानकारी दी जा रही है, उसको तुरंत ग्रहण करें। और नियंत्रित तथा चयनात्मक ध्यान, कंट्रोल एंड सेलेक्टेड अटेंशन।
मतलब जिन चीजों पर फोकस करना है उन पर ही ज्यादा ध्यान दे, बाकी और जो व्यर्थ की बातें उस पर ध्यान नहीं दे। नंबर 2, अनुक्रिया। क्या है अनुक्रिया? रेस्पॉन्डिंग। इसमें छात्र किसी कार्य के सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। छात्र घटना या उद्दीपन के संबंध में क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कोई घटना में भाग ले रहे हैं पहले तो कोई भी पार्टिसिपेट करके, और फिर उसके अंतर्गत उद्दीपन के संबंध में क्रियाशील हो गए, हम काम करने में जुट गए, उसके अनुरूप व्यवहार करता है। इस उद्देश्य के द्वारा छात्र में अनुक्रिया इच्छा होती है। उसको मन से कौन सी क्रिया अपना रहा है वह, उस पर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं रहता, वो अपने मन से कोई भी प्रोसेस अपना सकता है। छात्र अपनी अनुक्रिया से संतोष प्राप्त करता है, और जब वह उसको अपने मन से काम करता है तो उसको सेटिस्फिकेशन मिलता है। इससे उसकी ज्ञान उपलब्धि भी होती है, और इससे छात्रों में 3 प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। कौन कौन सी? अनुक्रिया करने को तैयार करना, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होना हो जाता है आदमी। अनुक्रिया करने में तत्परता दिखाता है, और अनुक्रिया से संतुष्टि भी मिलती है। इसके बाद तीसरा है मूल्यांकन या आकलन। छात्रों की अनुक्रिया के आधार पर किसी वस्तु, घटना आदि को व्यवहार की कसौटी पर परखकर उनका मूल्य निर्धारित करना मूल्यन है। छात्र द्वारा आत्मसात किए गए मानव मूल्यों का आकलन करना अध्यापक का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसके अंतर्गत छात्र मानव मूल्यों को स्वीकार करता है, इसके लिए कार्य करता है। जो समाज में स्थापित मूल्य हैं उनको भी इससे जोड़ने की कोशिश करता है। इन मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ भी होता है। इस उद्देश्य से छात्रों भी 3 प्रकार की योग्यताएं विकसित होती हैं। किसी मूल्य की स्वीकृति, किसी मूल्य के लिए अधिक अभिरुचि या लगाव होना, और प्रतिबद्धता, किसी मूल्य को अपना भी लिया जाता है। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, भावात्मक में संगठन या व्यवस्थापन। इस उद्देश्य के द्वारा छात्र में एक प्रणाली में समान मूल्यों का संगठन करने की क्षमता पैदा होती है। छात्र में एक प्रणाली में समान मूल्यों का संगठन करने की क्षमता पैदा, विभिन्न प्रकार के मूल्यों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें छात्र 2 प्रकार की योग्यता। भाई संगठन मीन्स तो है जोड़ना, इकट्ठा करना, तो इसमें मूल्यों का संगठन करते हैं, समान मूल्यों का, और एक मूल्य प्रणाली की धारणा करना और एक मूल्य प्रणाली का संगठन करना इसका मुख्य ध्येय रहता है। नंबर 5 है चरित्र निर्माण या विशिष्टीकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे मुख्य उद्देश्य है, इसमें मूल्य समूह का विशिष्टीकरण किया जाता है कि कैसे आपने मूल्य ग्रहण किए हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति या छात्र मानव मूल्यों का अंतःकरण से स्वीकार करता है। जो भी मूल्य हैं उनको ऊपर से दिखावे से नहीं, अंतःकरण से उनको स्वीकार करता है। आत्मसात मीन्स लाइफ में उसको काम में लेता है। व्यक्ति या बालक के व्यवहार जो उसकी विशेषताएं प्रकट करें वो विशिष्टीकरण कहलाते हैं, और ये विशिष्टीकरण दिखाई देता है बालक के व्यवहार से। शिक्षण की प्रक्रिया की यह अंतिम उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन से होता है। भाई ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये हुआ कि जब चरित्र निर्माण की बात कहेगा और विशिष्टीकरण की बात कहेगा। विशिष्टीकरण से है कि आपके व्यवहार से में क्या क्वालिटी है, व्यवहार को आपके को लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो सारे गुण सामाजिक हैं, आप संवेगात्मक हैं, आप समायोजन रखते हैं, तो ये सारी बातें आप पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद है क्रियात्मक और मनोपेशीय पक्ष। इस उद्देश्य का संबंध प्रधान रूप से हस्त तथा कौशल, हाथ और स्किल से होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित किए जाते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों के संबंध में शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। इस उद्देश्य का संबंध औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है। इस पक्ष से उद्देश्यों से सिम्पसन ने 6 उपवर्गों को विभाजित किया है। अर्थात क्रियात्मक पक्ष वह है
जिसको हम करके अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और अपने तो लास्ट में है क्रियात्मक पक्ष। मनोपेशीय पक्ष भी कहलाता है ये, और क्रियात्मक पक्ष भी कहलाता है। कौन सा? तो इसमें नंबर पहले आता है उद्दीपन। उद्दीपन आपने नाम सुना है क्या कभी? उद्दीपन एक प्रोसेस है, शिक्षक के द्वारा या छात्र के द्वारा जो भी ज्ञान को सिखा रहा है उसके लिए उद्दीपन सबसे, क्योंकि बिना उद्दीपन के पाठ में रुचि क्रिएट नहीं होती। क्योंकि उद्दीपन एक ऐसे, जैसे उद्दीपन मैं हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं एक ही पोजीशन में पढ़ाऊं तो वह उद्दीपन बोरिंग कर देगा आपको, और मैं इसको बार बार कभी कॉमेडी करूं, कभी इधर से उधर संचालन करूं शरीर का, कभी स्वर को धीमे करूं, कभी तेज करूं, तो ये उद्दीपन पाठ के प्रति छात्र को अट्रैक्ट करेगा। तो क्रियात्मकता में सबसे पहले आता है आदमी को एक्टिव होना। तो शिक्षक उद्दीपन क्रिएट करे, उद्दीपन से ही उसके अंदर क्रिएटिविटी झलकेगी। नंबर 2, कार्य करना। वही उद्दीपन तो है कि जैसे मेरे अंदर जो एक्सप्रेशन है, नाम एक्सप्रेशन मीन्स चाहे मेरे हाथों के एक्सप्रेशन है, मैं कोई बात को, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, छोटी का मतलब समाहित है, मैं यही हूँ, और जैसे भी आपको लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग हाथों के एक्सप्रेशन है, आंखों के एक्सप्रेशन है। अब चश्मा लगा, चश्मा हटा के तो आंखों में बड़ी करें, आंखों को छोटी करें, चेहरे की स्माइल है वो भी एक्सप्रेशन में। अगर आप हंस रहे हैं तो यानी वो बातें, और थोड़ा सीरियस हो गए आप तो यानी बात कहीं कोई गंभीर है, और डर गए तो डरने वाली मुद्रा होनी चाहिए। वो सारा जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उन सारी बातों पर आपको उद्दीपन का मतलब अब है। दूसरा है जो है वो है कार्य करना। कार्य करने से तात्पर्य है कि आप एक्टिव होकर पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसको पूरे मनोयोग से पढ़ाएं। तीसरा है नियंत्रण, उस पर कंट्रोल होता है अनुशासन से। अच्छे अनुशासन रखें, कंट्रोल रखें बच्चे को, और समायोजन, एडजस्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन बच्चों के अंतर्गत, छात्र शिक्षक का एक दूसरे के साथ स्वाभाविकरण, और उसको नेचुरल थीम में समझाया जाए, अपनी भाषा में उसको रिप्रेजेंट करे। और लास्ट में है कौशल का निर्माण, अच्छे उससे स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का महत्व दिया जाता है। इन पक्षों में परस्पर समन्वय भी होता है। ये तीनों पक्ष वैसे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन तीनों में समन्वय भी है। वो समन्वय कैसे है? शिक्षण की क्रियाओं में तीनों प्रकार के व्यवहार निहित होते हैं। जैसे शिक्षण प्राप्त उद्देश्यों के उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, उन तीनों में एकीकरण होता है। जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ाते हुए आगे की उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, हमें तीनों ही शिक्षण उद्देश्य जो पक्ष हैं वो हमें प्राप्त होते नजर आते हैं। सर्वोच्च स्तर पर तीनों पक्ष एक हो जाते हैं, और बड़े स्तर पर ये तीनों पक्ष एक हो जाते हैं, जिसे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है। व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। शिक्षण का जो व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो, यह शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। और शैक्षिक प्राप्त उद्देश्यों के वर्गीकरण से शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है, उन लाभों को भी सुन लें। यह स्पष्ट और अनेकार्थी पदों, शब्दों जैसे समझना आदि को परिभाषित एवं स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षकों को उन उद्देश्यों को पहचानने में सहायता करता है जिनका वे पाठ्यक्रम में रखना चाहते हैं। यह शैक्षिक व्यवस्था एवं क्रियाकलापों के विस्तार और सीमा को पहचानने में सहायता प्रदान करता है। इससे शिक्षण अधिगम व्यवस्था के नियोजन में शिक्षक को सहायता मिलती है।
और मूल्यांकन के लिए उपकरणों की रचना में भी सहायता प्राप्त होती है। तो ओवरऑल शिक्षण उद्देश्य हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से ही हम अपने आप को कोई भी पाठ पढ़ाने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से एक योजना तैयार कर पाते हैं। अगर ये उद्देश्य हमारे पास नहीं है तो हम उस पाठ को सही ढंग से न तो रिप्रेजेंट कर पाएंगे और न ही उसका मूल्यांकन हो पाएगा, क्योंकि मूल्यांकन लास्ट में होने के लिए हमें उसका पूरी पहले प्लानिंग होती है, पूरा उसका अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंटेशन होती है, छात्रों का सहयोग समायोजन भी उसमें रहता है और ग्रहण करने के लिए उसमें आपको अवबोध जैसे कौशल को उसको डेवलप करना होता है। प्रयोगों को आपको उस तरह से मेंटेन करना पड़ता है कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में परिस्थितियां आ जाएं तो उनको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों ही पक्ष ब्लूम ने जो दिए हमारे लिए शिक्षण उद्देश्यों का, ये हमारे शिक्षण के मुख्य अहम पार्ट हैं और इन शिक्षण के उद्देश्यों के माध्यम से ही हम किसी पाठ्य योजना का निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि बिना इसके पाठ्य योजना आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आपने इस पाठ्य योजना को बना भी दिया तो उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्लान बनाना। आपको ये जो ज्ञान है, बोध है, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन, ये भी आवश्यक है। ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य तथा आकलन करना, संगठन और व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत पढ़ना तथा कौशल का निर्माण। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने आप में ही यह शो करती हैं कि हमें शिक्षण उद्देश्य कितने इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।